कि देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कांग्रेस राम को हराना चाहती है। ये क्या शब्द है? राम को कांग्रेस हरा देगी? राम को रावण नहीं हरा पाया जो स्वर्ग तक सीढ़ी बना रहा था। कहीं एक संत को आरक्षण से क्या लेना देना? एक संत को मुख्यमंत्री बनने से क्या लेना देना? इससे सवाल आप योगी से भी करना चाहिए। बीफ कंपनी से चंदा आ गया, पाकिस्तान से चंदा आ गया, वैक्सीन कंपनी से चंदा आ पाकिस्तान से चंदा वाला मैं नहीं सुना हूँ। नहीं आया है, आप देख लीजिए। चीन हमारे देश में घुस गया, हमारे गांव का नाम बदल रहा है और ये संविधान बदलने के चक्कर में पड़े हैं। ये टोपी वाला भी और ये चोटी वाला भी मिलकर अपने जानों की आहुति दे करके देश को आजादी करवाया। और इस ब्लड को काट दिया जाए तो ये कोई बता नहीं सकता, विश्व का कोई वैज्ञानिक बता नहीं सकता कि ये चोटी वाले का और ये भगवाधारी का ब्लेड है कि ये टोपी वाले का है। क्यों नहीं आरक्षण की जरूरत है? अगर आरक्षण नहीं होता तो एससी का लड़का, बैकवर्ड का लड़का, पिछड़े के लड़का, जो दबे कुचले के लड़के कहाँ जाते, नौकरी में कहाँ जाते, संविधान में जा पाते? जब तक हमारे पड़ोसी चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, उसके घर में खुशहाली नहीं जाएगी, उसके घर में नौकरी नहीं जाएगी, उसके घर में बिजली पानी नहीं जाएगा, तब तक ये राम राज आने वाला नहीं है। सवाल योगी जी का नहीं है, सवाल अखिलेश जी का नहीं है, व्यक्ति का नहीं, इसकी विचारधाराओं की बात है। हाँ। अखिलेश जी का विचारधारा, वो मंदिर में भी जाते, मस्जिद में जाते, आज ही गए गौरी शंकर जी का पूजा किए। आप जब वोट मांगना होता तो राम को लाते हो, कृष्ण के लाते हो, हिंदू को लाते हो, मुसलमान के लाते हो। और जब आरक्षण देना पड़ता है उसी कुरीमी कोयरी कोहार लोहार गनड़िया भर धरकार एससी के लड़के को आप तो राष्ट्रपति बना देते हो, लेकिन राम मंदिर में निमंत्रण नहीं देते। आज हमारा भारत का नौजवान बेकार है, किसान को आप खालिस्तानी कहते हो और गोली चला देते हो, इसका जिम्मेदार कौन है? 15 लाख करोड़ रुपया उद्योगपतियों को माफ करते हो, फिर उनको कर्जा दे देते हो, महंगाई में हमारे नौजवान किसानों को जोक देते हो, जिसके घर में दीपावली से लेकर ईद नहीं मनाई जा रही है। भारत नमस्कार, इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं विकास गोस्वामी। कन्नौज में है, तापमान बहुत ज़्यादा बहुत बढ़ा हुआ है कन्नौज का, क्योंकि अखिलेश जी अभी यहाँ से गए हुए हैं, सभा करने आए थे। बाबा जी, नाम क्या है आपका? स्वामी भानु प्रताप, मैं आजमगढ़ से हूँ। आप आजमगढ़ से, तो आपको तो अयोध्या जाना चाहिए था। इसलिए अयोध्या क्यों जाना चाहिए था बताइए? आज ये चल रहा है संविधान बचाने का पर्व। नहीं, जैसे कि भाजपा वाले कहते हैं कि जो है साधु संतों का उन्होंने बहुत सम्मान किया है और मतलब कि हमेशा दम भरते हैं कि साधु संत मेरे हैं, तो आप अखिलेश जी की सभा में क्या कर रहे हैं? वो कहाँ, वो तो कहते हैं 4 शंकराचार्यों को ठुकरा दिए। हाँ। जो 4 वेद हमारे थे। हाँ। राम के प्राण प्रतिष्ठा का जो कथा कथिक उन्होंने वोट के व्यापार के लिए जो उन्होंने काम किया था, उसको 4 शंकराचार्यों को ठुकरा दिए। केवल ये राजनीतिक करण, जो मतलब धर्म को व्यापार बनाने का काम अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। क्या बात कर रहे हैं आप? क्या बात कर रहे हैं आप? सही कह रहा हूँ। इतना बड़ा अरे राम के नाम पे, गाय के नाम पे, गंगा के नाम पे, ब्राह्मण के नाम पे, हिंदू के नाम पे, राष्ट्र के नाम पे कर तो रहे हैं, हिंदुओं का उत्थान तो कर रहे हैं। केवल ध्रुवीकरण करके वोट लेने का काम किए हैं। हाँ। जब वोट ले लेते हैं, आरक्षण देना होता है तो इनको अगड़े के कहीं पिछड़ा है, कहीं अगड़ा है, कहीं। एक संत को आरक्षण से क्या लेना देना? एक संत को मुख्यमंत्री बनने से क्या लेना देना? इससे सवाल आप योगी से भी करना चाहिए। नहीं, अगर एक संत नहीं, आरक्षण में और मुख्यमंत्री बनने में, मतलब कि राजपाट चलाने में, दोनों में तो अंतर होता है। नहीं, अंतर होता है। अगर उनको लगता है कि अगर मैं संत के साथ साथ जो है लोगों की सेवा भी कर लूं, एक पद पे रहते हुए, संवैधानिक दायरे में रहते हुए, तो क्या बुराई है इसमें? तो क्या बुराई मेरी भी है कि अगर मैं संविधान बचाने के लिए अखिलेश यादव के साथ रह जाऊं? नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मेरा सवाल ये था। हाँ। आपने कहा कि आरक्षण की, आपने बात, संत को आरक्षण की क्या आवश्यकता है? अरे जब क्यों नहीं आरक्षण की जरूरत है? अगर आरक्षण नहीं होता तो एससी का लड़का, बैकवर्ड का लड़का, पिछड़े के लड़का, जो दबे कुचले के लड़के कहाँ जाते, नौकरी में कहाँ जाते, संविधान में जा पाते? ये समानता कहाँ से आती? ऐसा तो नहीं है कि योगी जी भी गेरुआ वस्त्र पहनते, आप भी पहनते, तो आप जो है देख नहीं पा रहे, आप सोच रहे कि नहीं वो इतना आगे कैसे बढ़ गए? हम योगी जी से हमारा कोई नहीं, हमारा लगाव है जनमानस जो ठगा गया। आज हिंदू कहाँ ठगा गया? ये बताइए, 2 करोड़ नौकरी मिली, राम को लाए, कृष्ण को लाएंगे, 2 करोड़ नौकरी कब लाएंगे? अच्छे दिन कब लाएंगे? काला धन कब लाएंगे? डीजल पेट्रोल काला धन नहीं गया? कहाँ आया? अरे इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से आया। वही बीफ कंपनी से चंदा आ गया, पाकिस्तान से चंदा आ गया, वैक्सीन कंपनी से चंदा। पाकिस्तान से चंदा वाला मैं नहीं सुना हूँ। नहीं आया है, आप देख लीजिए, आप देख लीजिएगा। तो इनका पूरा का पूरा खोखला हुआ। आज मैंने एक ट्विटर पे देखा कि देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कांग्रेस राम को हराना चाहती है।
क्या ये क्या शब्द है? राम को कांग्रेस हरा देगी, राम को रावण नहीं हरा पाया जो स्वर्ग तक सीढ़ी बना रहा था। ये क्या? आप वोट मांगो कि वैक्सीन पे मांगो, आप वोट मांगो कि मैंने नोटबंदी किया था, आप वोट मांगो कि मैंने नौजवानों को 2 करोड़ नौकरी दिया था, आप वोट मांगो डीजल पेट्रोल सस्ता हो गया, आप वोट मांगो कि चीन को हमने खदेड़ दिया, आप वोट मांगो कि मणिपुर अरे 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 एक मिनट आपने अभी कहा चीन को खदेड़ दिया। हाँ। सोनम वांगचुक को जानते हैं? नाम सुना है? जिनके ऊपर 3 इडियट मूवी बनी है। हाँ बनी है। जानते हैं उनको? हाँ, सुना है उनका नाम? हाँ, नाम सुना है। अरे वो बेचारे अनशन पे बैठे हैं लद्दाख में। तो बैठे उनको क्या घोषित किया जा रहा है? हाँ। क्या घोषित किया जा रहा है? मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी को ये करना चाहिए। आज चीन हमारे देश में घुस गया, हमारे गांव का नाम बदल रहा है और ये संविधान बदलने के चक्कर में पड़े हैं। इनके साथ बलात्कारी सांसद होता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी उसको मजबूत करने के लिए किसकी बात कर रहे हैं? कर्नाटक में जो था, हाँ रेवन्ना था ने देवगौड़ा का पोता, वो विदेश भाग जाता है, उसको आप वोट मांगने का काम करते हो। तो आज जनमानस हमारे नौजवानों पे मायूसी क्या है? एक पेपर ये प्रदेश में सरकार नहीं करवा पाती। इसी समय आप ये देखिए, प्राइवेट जितनी सरकारी संस्थे थे सब प्राइवेट कर दिया गया। आज आरक्षण खत्म हो गया। अगर प्राइवेट हुआ था आरक्षण। एक बात बोलने आपसे महाराज जी, हाँ बोलें। आप भारत देश में रह रहे हैं जी। आज की जो राजनीति हो रही है, जी। आप गेरुआ वस्त्र पहन के अगर एक टोपी वाले को बगल में बैठाएंगे तो कमेंट बॉक्स में पता है क्या होगा? क्या होगा? पता है कि नहीं? आपको अंदाजा है कि नहीं इस बात? ये अंदाजा हो उससे हमें फर्क नहीं। हमें ये है, ये टोपी वाला भी और ये चोटी वाला भी मिलकर अपने जानों की आहुति दे करके देश को आजादी करवाया। और इस ब्लड को काट दिया जाए तो ये कोई बता नहीं सकता, विश्व का कोई वैज्ञानिक बता नहीं सकता कि ये चोटी वाले का और ये भगवाधारी का ब्लेड है कि ये टोपी वाले का है। ये देश संविधान से चलेगा। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अखिलेश यादव को, उन्होंने कहा पवित्र मेरा ग्रंथ है तो संविधान है। और जब तक उस संविधान और पार्लियामेंट में अखिलेश यादव जैसा पुजारी नहीं पहुंचेगा तब तक गरीबों को, मजदूरों को, अगड़े को, पिछड़े को, किसानों को हक और सुविधा मिलने वाली नहीं है। आज जब इलेक्शन आ जाता है। लेकिन महाराज जी बताइए पहुंचेंगे कैसे? वो भाजपा वाले कह रहे हैं अब की बार 400 पार। तो 400 पार है नहीं, 400 हार। अगर 400 पार हो गए तो ओम प्रकाश जी से प्रणाम करने की क्या जरूरत है आपको? नीतीश को क्यों तोड़े? महाराष्ट्र में क्यों तोड़ रहे हैं? इनकी बौखलाहट है। पहले देखो गारंटी, आप कह रहे हैं पाकिस्तान, आप कह रहे हैं अरे कैसे यदुवंशी हो रे। द्वारिका में आप गए प्रणाम करने, आपका वो निजी, आप हिंदू का आस्था का विषय है। हम भी आस्था रखते हैं मंदिर में, हम भी मंदिर में जाते हैं, आराधना करते हैं राम का, हम भी पूजा करते हैं, लेकिन उसका व्यापारीकरण नहीं करते। हम इसलिए वोट मांगते हैं, काम अखिलेश का वोट मांगते हैं, अखिलेश जी मांगते हैं। उन्होंने कहते हैं मैं 100 नंबर दिया, 102 नंबर दिया, लैपटॉप दिया, कन्या विद्या धन दिया, बेरोजगारी भत्ता दिया, आगरा एक्सप्रेस वे ये बनाया, आज कन्नौज की हर कोने कोने पे विकास का काम किए हैं। ये हमारे देश का, जब तक हमारे पड़ोसी चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, उसके घर में खुशहाली नहीं जाएगी, उसके घर में नौकरी नहीं जाएगी, उसके घर में बिजली पानी नहीं जाएगा, तब तक ये राम राज आने वाला नहीं है। ये तो पाखंडवाद आ गया केवल जब आप बीप कंपनी से चंदा लेते हो। अच्छा एक बात बताइए, 5 किलो राशन भाजपा दे रही है, 2 करोड़ नौकरी भाजपा दे रही है, उसके बाद से फिर 84 करोड़ परिवारजनों को, पता नहीं भारत में 84 करोड़ परिवार है कि नहीं, मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि जनसंख्या में 140 करोड़ है। अरे भाई लिखते तो हैं ना लोग। और विपक्ष इस पे आवाज नहीं उठा पाता है। विपक्ष इसको बुलंदी से जनता के सामने क्यों नहीं लेके? आखिर आप हार रहे हैं। देखिए आप मुद्दे की बात कर रहे हैं, इसमें मेरे सवाल को कंप्लीट होने दीजिएगा। आप मुद्दे की बात कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अगर इतने सारे डिमेरिट हैं, अगर युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है, अगर 5 किलो मुफ्त राशन की बात पहले जो है 2014 के चुनाव के पहले का भाषण सुनेंगे तो ये मुफ्तखोरी के विरोध में थे, अब मुफ्त राशन बांट रहे हैं, तो ये सारे आवाज विपक्ष के नेता और विपक्ष के लोग जनता तक क्यों नहीं पहुंचा पा रहे? क्यों बार बार वो लोग जीत जा रहे हैं? इसलिए नहीं पहुंचा पा रहे हैं कि बधाई आपको है कि आपकी हमारी आवाज शायद आप जनता तक पहुंचा देंगे। जो पहुंचाने वाले हैं, जो यही आवाज तो उठाए मणिपुर का, आपका सवाल से वही जोड़ता हूं, विपक्ष को उठा के बाहर कर दिया गया। आज चैनल आ गया, जो राष्ट्रीय चैनल है वो गोदी मीडिया बन गया। हमारे नेता आवाज उठा रहे हैं, हमारे नेता हमेशा रोजगारों की बात कर रहे हैं, नौजवानों की बात कर रहे हैं। नहीं, आप रुकिए मत।
रोजगार की बात कर रहे हैं, इस बात को राष्ट्रीय चैनल नहीं बना रहे हैं। आप जैसे लोग बधाई के पात्र हैं जो सोशल मीडिया से हमारी आवाज जहां तक आपकी क्षमता है पहुंचा रहे हैं। विपक्ष कहां नहीं उठाया, विपक्ष को कहां, विपक्ष ये भारतीय जनता पार्टी समझी। विपक्ष का अगर दर्जा दी होती तब भी देश का लोकतंत्र मजबूत होता। अब एक मिनट, अखिलेश जी की जो सरकार थी, आप मेरे पोस्ट वगैरह, आप मेरे वीडियोस वगैरह जो उस समय मैं लेख लिखता था, आप जाके देख लीजिएगा, दबा के सवाल करता था। मैं हमेशा सत्ता से सवाल करता हूं, लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, अभी इन्होंने कहा मीडिया पे इन्होंने सवाल तंज कसा और मैं बड़ा दुखी हो गया, लेकिन मैं इनको जवाब नहीं दूंगा। इन्होंने गलत ही क्या कहा है यार। विश्व प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का 161वां स्थान हो गया, और इसके जिम्मेदार कौन लोग हैं? हम लोग तो मान लीजिए, हम लोग को क्या कहा जाता है? हम लोग को तो यूट्यूबर कहा जाता है। अरे भाई, जो यूट्यूब पे वीडियो डाले वो यूट्यूबर, जो फेसबुक पे वीडियो डाले वो फेसबुकर, जो इंस्टाग्राम पे वीडियो डाले इंस्टाग्रामर। कौन सा चैनल आज के डेट में टीवी पे अपना वीडियो डाल रहा है? सब लोग तो यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे ही तो डाल रहे हैं, ट्विटर पे ही तो डाल रहे हैं। और प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में अगर भारत की ये दुर्दशा है 161वें नंबर पे, और भारत की आम जनता की हिमाकत, अगर ये हिम्मत कर पा रहे हैं मीडिया के खिलाफ इतना कुछ बोलने का, तो इसमें कहीं ना कहीं मीडिया का दोस्त हो। एसी के वाले, मैं एसी कमरे वालों से थोड़ा सा मैं भी खुद नाराज़ हूँ। ये सही कह रहे हैं। मुझे दुख है इस बात का कि मेरी बिरादरी को मेरे सामने गाली दिया जा रहा है, लेकिन मैं करूँ क्या? सही तो कह रहे हैं। सत्ता शासन से सवाल तो होना चाहिए। देखिए, मुझे या फिर किसी भी पत्रकार को किसी की सरकार आए उससे आपत्ति नहीं है, लेकिन जनता के जो सवाल हैं वो जिम्मेदारों से होने चाहिए, किसी भी दशा में होने चाहिए। अखिलेश जी के शासन में जब 17 का चुनाव लड़ा जा रहा था, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, मैं दबा के फेसबुक पे, मैं जितनी मेरी क्षमता थी, क्योंकि अभी मैं नया पत्रकारिता 2-4 सालों से कर रहा हूँ, उस समय मैं सिर्फ लिखता था, लेकिन दबा के लिखता था। अखिलेश यादव के अरे मैं हमेशा लिखता था, गुंडा राज की बात होती थी तो मैं उस पर लिखता था, कोई भी कमी होती थी, कोई भी कांड हो जाता था, कुछ भी कहीं पे होता था, मैं लिखता था। मैं आज भी लिखता हूँ, कुछ भी होता मैं आज भी लिखता हूँ। सरकारें कोई भी हो, सवाल होना चाहिए। ये समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं, ये लोग समाजवादी पार्टी की बात करेंगे, कल को यहाँ पे भाजपा के समर्थक खड़े रहेंगे, वो भाजपा की बात करेंगे। ये सब चलता रहेगा, लेकिन पत्रकारों का, आम जनता का यह दायित्व है कि अपने आप लोग जो है ना, देश प्रेमी बनिए। राजनीति का एक पार्टी प्रेमी मत बनिए, नेता प्रेमी मत बनिए। अगर देश प्रेमी बन जाएंगे तो देश का भविष्य सुधर जाएगा, और नेता प्रेमी बनेंगे तो कोई भाजपा जिंदाबाद करेगा, कोई सपा जिंदाबाद करेगा, कोई कांग्रेस जिंदाबाद करेगा, कोई बसपा जिंदाबाद करेगा। देश ऐसे गर्त में जाता रहेगा। सोनम वांगचुक की आवाज़ नहीं उठ रही है, इस बात का मुझे बहुत दर्द है। इस देश की मीडिया इतनी मजबूत है, इतनी ताकतवर है, उसके बाद भी एक इतने सम्मानित व्यक्ति की आवाज़ नहीं उठ रही है। इस बात का मुझे, मैं पता नहीं लद्दाख कितनी दूर है यहाँ से, लेकिन वहाँ से मैं यहाँ उत्तर प्रदेश की धरती से उनका समर्थन करता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि सरकारें और विपक्ष के लोग उनकी आवाज़ को सुनेंगे, उनकी आवाज़ को उठाएंगे। बाकी मैं एक बार फिर से आखिरी में एक बार और आपसे सवाल करना चाहता हूँ, आखिरी सवाल है ये, अखिलेश यादव इतना पसंद आपको क्यों है? योगी जी आपको पसंद क्यों नहीं है? देखिए, सवाल योगी जी का नहीं है, सवाल अखिलेश जी का नहीं है, व्यक्ति का नहीं, इसकी विचारधाराओं की बात है। हाँ। अखिलेश जी का विचारधारा, वो मंदिर में भी जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, आज ही गए गौरी शंकर जी का पूजा किए। हाँ। और सैफई में बड़ा अच्छा मंदिर बनवाते हैं, लेकिन वो वोट मांगते हैं तो काम पे मांगते हैं। वो संविधान की बात करते हैं। हाँ, कोई परशुराम मंदिर बन रहा है यहाँ पे आसपास में? कोई नहीं, वो सैफई मंदिर बन रहा है। सवाल देखिए, ये लोग क्या करते हैं, नहीं, ये कोई मंदिर बन रहा है क्या परशुराम जी का यहीं आसपास में? नहीं, यहाँ नहीं बन रहा है। आप मतलब कहीं आसपास में 2-4 जिलों में? सैफई में एक केदारेश्वर मंदिर बन रहा है, बहुत बड़ा मंदिर बन रहा है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बनवा रहे हैं, लेकिन उस पर वोट नहीं मांगते हो। आप जब वोट मांगना होता तो राम को लाते हो, कृष्ण को लाते हो, हिंदू को लाते हो, मुसलमान के लाते हो, और जब आरक्षण देना पड़ता है उसी कुरीमी कोयरी, कोहार, लोहार, गनड़िया, भर, धरकार, यस्सी के लड़के को आप तो राष्ट्रपति बना देते हो, लेकिन राम मंदिर में निमंत्रण नहीं देते, आप पार्लियामेंट में नहीं देते। केवल तानाशाह, आज उनके बड़े बड़े नेताओं ने नहीं कहा 400 पार होंगे, संविधान बदल देंगे। नहीं, वो ये एक नफरत केवल वो करके आप वोट कर रहे हो। मानवता शर्मसार हो रही है। मुझे कोरोना महामारी याद आता है कि बेटे की लाश को बाप नहीं छुआ, बाप की लाश को बेटा नहीं छुआ, और ये सरकार ऑक्सीजन नहीं दे पाई। अगर कोई काम करवाए तो थाली और ताली बजवाए, और उसी वैक्सीन को लगवाए जिसमें मोदी जी का फोटो था। आज उसी का आ गया कि इससे ब्रेन हेमरेज हो सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है। इसके जिम्मेदार कौन होगा? आज मानवता शर्मसार हो रही है। आज हमारा संविधान खतरे में पड़ा है। आज विश्व में शर्मसार हो रहा है। अरविंद केजरीवाल को आपने गिरफ्तार करने का काम किया है, जर्मन से लेकर के ब्रिटेन तक
लोगों ने कमेंट करने का काम किया। 12वें नंबर पे दुखी देशों में हमारा भारत आ गया, विकासशील देशों की सूची से निकल गया। आज हमारा भारत का नौजवान बेकार है। किसान को आप खालिस्तानी कहते हो और गोली चला देते हो, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार कौन है? और 15 लाख करोड़ रुपया उद्योगपतियों को माफ करते हो, फिर उनको कर्जा दे देते हो, महंगाई में हमारे नौजवान किसानों को जोक देते हो, जिसके घर में दीपावली से लेकर ईद नहीं मनाई जा रही है। भारत में शायद भारत के ऊपर जो है आज के डेट में 173 करोड़ रुपए लगभग में मोटी मोटा कर्जा है, और ये 2014 में जो है लगभग 60 से 70 या फिर 75 लाख करोड़ ही था। इसका जिम्मेदार कौन है? आप राष्ट्र का निर्माण कैसे होगा? तो ये लोग केवल झूठ बोलने का सिवाय, कहीं हनुमान के नाम पे, कहीं राम के नाम पे, कहीं मंदिर के नाम पे, आप विकास के नाम पे आओ, मतलब सब मिला जुला के आपका मुद्दा ये है कि आप, और इसलिए अखिलेश को मैं पसंद करता हूँ। गीता कहती, कुरान कहे, पीर कहे, पैगंबर कहे, राम कहे, कृष्ण कहे, विश्व के सभी धर्म गुरुओं ने कहा सबसे बड़ा धर्म है तो मानव, और तप अब मंत्रों का उच्चारण करते हैं। चलिए अब मैं इस वीडियो का जो अंत है, एंड है, करूँगा, लेकिन कुछ बात कहना चाहता हूँ। मैंने बीच में कहा कि जब तक हमारे देश के युवा, हमारे देश के लोग बटे रहेंगे तब तक यही होगा। आप देखिए ना, जब नेताओं के अधिकारों की बात आती है तो सारे नेता, सदन में सारे नेता, जब उनके पेंशन पे अटैक होता है तो सदन के सारे नेता एकत्रित हो जाते हैं, चाहे पक्ष चाहे विपक्ष। ब्यूरोक्रेट्स की बात होती है, IAS PCS अधिकारियों की लॉबी की बात होती है, उनके ऊपर कोई आ जाता है तो वो लामबंद हो जाते हैं। लेकिन जनता जो है, कोई हिंदू होता है, कोई मुसलमान होता है, कोई यादव जी होते हैं, कोई पंडित जी होते हैं, कोई ठाकुर साहब होते हैं, कोई फला होता है, कोई ढेका होता है। जनता कभी अमीर और गरीब नहीं हो पाती है। अगर ये कैटेगरी दो बन जाए ना, अमीरों की और गरीबों की, तो शायद हिंदुस्तान हो जाएगा। लोग अपने अधिकारों को समझने लगेंगे। समझिए, नेताओं की राजनीति को समझिए, देश का विकास कैसे होगा इस बात को समझिए।